मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तरारी विधानसभा ये दूसरा विधानसभा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का प्रश्न बना हुआ है और इस सीट पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो उम्मीदवार उतारे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत, उनको लेकर के और उन्हें जिताने के लिए लगभग सभी एनडीए के घटक दल वहां अपना कैंप कर रहे थे। और यहां तक कि आपने देखा होगा कि विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए विशाल प्रशांत के पक्ष में वोट करने की बात कही गई थी। लेकिन ये गढ़ कहा जाता है कि माले का गढ़ है। हालांकि सुनील पांडे ने इस क्षेत्र में कई बार जीत दर्ज करके यहाँ बहुत सारे काम किए हैं और क्षेत्र में जब आप भ्रमण करेंगे तो लोग बताते भी हैं कि सुनील पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इस बार सुनील पांडे नहीं बल्कि उनके पुत्र विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला कितना सही बैठता है ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि जनसुराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर ने बनाया और 1 महीने के अंदर ही अपने उम्मीदवार उतार भी दिए। सबसे पहले तरारी पर ही उनका फोकस था और तरारी के लिए उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी थी, एसके सिंह की, जो जनरल थे। लेकिन उनके कई कारण थे जिसके चलते उन्हें चुनावी मैदान से दूर रखा गया या उन्हें हटना पड़ा। तो वहीं किरण सिंह को टिकट देकर के उन्होंने अपने समीकरण को भी साधा, वहाँ राजपूत उम्मीदवार दिया और साथ ही महिला भी थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राजू यादव, जो कि काफ़ी नेम फेम वाले नेता हैं, CPI-ML के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं 2019 में, वो इस बार विधानसभा तरारी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरारी विधानसभा सीट पर इस बार 50.10% वोट हुए हैं, जबकि 2020 में यहाँ 55% से अधिक वोट हुआ था। अभी इस बात को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि हम आपको कल ही से लगातार बता रहे हैं कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें वोट कम होता है, लोगों में रुझान कम होता है और लोग जानते हैं कि एक निश्चित समय 1 साल के लिए ही उन्हें अपने उम्मीदवार को चुनना है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन आपको बता दें कि ये भी कम नहीं है कि वोटिंग और वोटरों को दोनों को टर्न आउट कराने में काफ़ी सफलता मिली है इन राजनीतिक दलों को। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट पर 2 बार से लेफ्ट पार्टी का कब्जा रहा है और यहाँ CPI-ML के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जो हैं वो चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार सुदामा प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीत करके आरा से संसद पहुँच गए हैं और इसी के लिए ये खाली भी हुआ है। उन्हें करीब 44% वोट शेयर मिला था पिछली बार 2020 में, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी तब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुनील पांडे और नरेंद्र पांडे ने किस्मत आजमाई थी और 37% वोट उन्हें हासिल हुआ था। हालांकि कड़ी टक्कर दी गई थी और बाकी के लोग यहां से दिखे तक नहीं थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है और राजू यादव के खिलाफ तथा जनसुराज के साथ साथ यहाँ बसपा भी अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है। यानी लड़ाई बहुत दिलचस्प है और यहाँ पूरी तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ये जो नई टीम है, जिसमें आपने देखा होगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और उनका भी अग्नि परीक्षा होगा, क्योंकि उनके शासनकाल में उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें उनको अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लिटमस टेस्ट तो प्रशांत किशोर का भी होना है और बसपा क्या कुछ कर पाती है इस पर भी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की तरफ से भी राजू यादव को जिताने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया गया है। अंतिम समय में आपने देखा चुनाव प्रचार खत्म होते ही लालू प्रसाद का एक वीडियो आता है और राजू यादव के पक्ष में वोट मांगे जाते हैं। खास करके अगर MOI समीकरण की बात करें तो MOI समीकरण में अगर यहाँ सेंधमारी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राजू यादव का अपर हैंड है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं प्रशांत किशोर या उनकी उम्मीदवार किरण देवी, तो निश्चित रूप से यहाँ असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि इस चुनावी मैदान में बहुत सारी ऐसी बातें सामने देखने को मिली जिसमें कहा यह जा रहा है कि सुनील पांडे के कार्यों को लेकर के और उनके जो विधायकत्व में कई काम किए गए हैं उसको लेकर के भी लोग प्रभावित हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई क्षेत्रों में विरोध की भी बातें सामने आई हैं और इन सब के साथ साथ तरारी में
आखिर 23 तारीख को परिणाम निकलेगा तो क्या कुछ होगा, ये सबसे ज़्यादा असर करता है कि बसपा और जनसुराज ने किस तरह से वोटों को प्रभावित किया है और अपने पक्ष में कितना वोट लेकर के आए हैं। उपचुनाव में आप जानते हैं कि जो लड़ाई होती है वो सीधी सीधी होती है और इसमें अधिक समय मिलता है सभी को चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि सीटें कम होती हैं और फोकस ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार इसमें कितना सफल हुए हैं। चिराग पासवान को भी इस चुनावी रण में उतारा गया था और विशाल प्रशांत के लिए उन्होंने भी वोट मांगे थे, तो दलितों का वोट कितना ट्रांसफ़र होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं CPI-ML के साथ अब तक रहा है। यही कारण है कि 2 बार से सुदामा प्रसाद वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और सुदामा प्रसाद ने उसी के दम पर आरा लोकसभा का सीट भी जीता है, जिसको कि कहा जा रहा था कि अभेद किला है भारतीय जनता पार्टी का। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि तरारी में भी लड़ाई आसान नहीं है। 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ साफ होगा और ये भी देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के जो महिला वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं प्रशांत किशोर। तो वहीं प्रशांत किशोर लालू प्रसाद के MY वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करने में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वहीं बसपा दलित वोटरों को कितना अपने पक्ष में कर पाई है, ये पूरा का पूरा समीकरण 23 तारीख को जोड़ा जाएगा। हालांकि अभी से मंथन का दौर जारी है और जीत हार के दावे अभी भी किए जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर उस छोटी बड़ी खबर पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हम आपसे चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और जो हमने विश्लेषण किया है उस पर आप अपनी राय जरूर दें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।